फ्रेंड्स, हैप्पी मॉर्निंग आप सभी साथियों को आपके अपने यूट्यूब चैनल फलाहारी आयुर्वेदिक औषधि केंद्र में। साथियों, मैं पुनः एक बार स्वागत करना चाहता हूं। आप सभी साथियों को अभिनंदन करना चाहता हूं। साथियों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे समय समय पर आने वाली नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो आज हम बात करेंगे रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो इन्फेक्शन होते हैं, श्वसन की जो समस्या होती है, हम इसके ऊपर बात करेंगे। आज हम बात करेंगे इसका एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और उसके साथ साथ कौन सी डिसीजेस हमारे रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होती हैं। उसके साथ साथ साथियों अपन बात करेंगे कि इसके जो कॉजेस हैं और बेस्ट ट्रीटमेंट के ऊपर भी बात करेंगे। तो आइए अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले साथियों अपन श्वसन को जानते हैं कि श्वसन ये है क्या। श्वसन, जैसा कि आप जानते हैं कि जो ऑक्सीजन होता है वो हमारे भोज्य पदार्थों को, जो हम खाना खाते हैं, उसको वो ऑक्सीडाइज करता है, यानी उसको तोड़ता है, ब्रेक डाउन करता है, और उसके बाद हमारे शरीर को मेटाबॉलिक प्रोसेस होने के बाद एक एनर्जी प्राप्त होती है, और उसी को की वजह से हमारी संपूर्ण शरीर की कार्यप्रणाली सुचारू रूप से चलती है। इसी को अपन श्वसन कहते हैं। अब इसके अपन संपूर्ण प्रक्रिया को जानते हैं। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि डायरेक्ट जो हमारा लंग्स होता है, लंग्स तक ऑक्सीजन पहुंचती है। तो सबसे पहले नाक से लेकर लंग्स तक जो पहुंचने की प्रक्रिया है, कहां से होकर गुजरती है, इसमें कितने पार्ट होते हैं, तो आइए अपन उसमें चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले साथियों ये जान लीजिए कि नाक से लेकर हमारे लंग्स तक कुल मिला के इसके 5 भाग होते हैं, और 5 भागों में ये प्रक्रिया सांस हमारी जाती है, लास्ट में लंग्स तक पहुंचती है। ऑक्सीजन हमारे लंग्स तक पहुंचना है। तो सबसे पहले साथियों, जिसको अपन नोज बोलते हैं, नशिका या कि नासा मार्ग भी इसको अपन कहते हैं। ये आप देख रहे हैं कि 2 गुहा होती है, यानी कि हमारे चेहरे के ऊपर नाक है, जो कि लेफ्ट और राइट 2 पार्ट होता है इसका। हम जैसे ऑक्सीजन लेते हैं साथियों, हवा लेते हैं, तो इसी के द्वारा हम लेते हैं। और यानी कि ये जो प्रक्रिया होती है, इसको अपन एक्सटर्नल रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट बोलते हैं। ये एक्सटर्नल है, यानी कि बाहर है। यहाँ पे हम हवा को लेते हैं और इसी से हम हवा को बाहर निकालते हैं, यानी कि ऑक्सीजन लेते हैं और ऑक्सीजन को हम बाहर निकालते हैं। साथियों, अपन ऑक्सीजन नहीं कह सकते, वायु कहेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि हम प्योर ऑक्सीजन को नहीं लेते। जब हम सांस को लेते हैं तो उसमें लगभग आपको 4 से 5 गैसेस रहती हैं, जैसे नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन लगभग 20%, और कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 0.03%, और उसके साथ साथ लगभग 0.5% रहता है जो ऐसा कहा जाए जल वाष्प रहता है, यानी कि जो मॉइस्चर पार्ट होता है वो भी रहता है। तो ये सब मिलके हमारे लंग्स में जाते हैं और पूरी प्रक्रिया संपन्न होती है। अब अपन बात करते हैं कि ये तो हमने जैसे इंटर किया, यानी कि उसको इन किया, फिर उसके बाद हम आउट करेंगे। तो आउट में क्या निकलेगा, ये भी एक जनरल नॉलेज की बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको भी जानकारी रखिए कि जब हम सांस लेते हैं तो हम सिर्फ ऑक्सीजन भर नहीं लेते। बहुत सारे लोगों को लगता है कि जब हमने सांस लिया तो ऑक्सीजन ले लिया, नहीं। 20 जितना हमने लिया, जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए अपन बात करते हैं कि 100 ml अगर अपन ने वायु लिया तो उसमें 78% नाइट्रोजन होता है, 20% उसमें के आसपास ऑक्सीजन होता है, और लगभग 0.03% के आसपास उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और लगभग 0.5% के आसपास जो जल वाष्प रहता है, यानी कि जो ह्यूमिडिटी रहती है, वो भी इसमें मिली रहती है। उसके साथ साथ कुछ अदर गैसेस भी रहती हैं। अब जैसे अपन ने लिया, उसके बाद जब हम बाहर छोड़ते हैं तो थोड़ा सा इसमें कुछ चेंजेस आ जाता है। उसमें नाइट्रोजन यथावत रहेगा। ये भी जनरल नॉलेज की बात है कि अगर हमने ऑक्सीजन लिया, वायु को लिया, तो उसमें 78% नाइट्रोजन तो था, लेकिन जब हमने उसको आउट किया तो उसमें कितना परसेंट नाइट्रोजन है, तो 78% है, वो चेंजेस नहीं होता। ऑक्सीजन का परसेंटेज कम हो जाता है, 20% के आसपास हमने ऑक्सीजन लिया था, और लगभग 60% के आसपास ऑक्सीजन को हम बाहर निकालते हैं। उसके साथ साथ लगभग ऐसा समझिए कि 4% कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, और लगभग 6.5% के आसपास आपका मॉइस्चर रहता है, यानी कि जो जल वाष्प होती है वो रहता है, और कुछ अदर भी चीज़ें उसमें से मिली रहती हैं, कुछ अदर गैसेस हैं वो मिली रहती है। तो ये प्रक्रिया होती है, यानी कि हमने सांस लिया। अब सांस लेने की ये जो नली होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको साथियों हम बोलते हैं फायरंक्स, यानी कि ग्रसनी। फायरंक्स यानी ग्रसनी। अब फायरंक्स जो होता है, इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं साथियों, एक ओरो, एक नोजो, मतलब एक नाक से और दूसरा मुख से, क्योंकि हम नाक बंद करके भी
हवा यानी ऑक्सीजन और जो भी हमारी गैसेस हैं वो हमारे अंदर जाती हैं और बाहर निकलती हैं। लेकिन एक बात आती है कि जब मुंह से सांस ले सकते हैं तो फिर नाक की क्या जरूरत? बिल्कुल सही बात है। नाक की इसलिए जरूरत पड़ती है क्योंकि नाक में जैसे हम सांस लेते हैं या कि ऑक्सीजन लेते हैं, जो भी लेते हैं, तो वहाँ पे बहुत म्यूकस मेम्ब्रान्स होते हैं और लगभग पूरे रिस्पायरेशन में एक दिन में लगभग आधा लीटर म्यूकस सेक्रेशन होता है। पूरे जो रिस्पिरेटरी यानी कि नाक से लंग्स तक में आपके लगभग आधा लीटर म्यूकस सेक्रेशन होता है। म्यूकस मतलब चिपचिपा पदार्थ, जैसे अपने नाक को छींका तो म्यूकस ही है। वो क्या करता है कि जैसे हमने सांस लिया तो वो जो बैक्टीरिया होती हैं, धूल के कण होते हैं, मिट्टी के कण होते हैं, उनको सबको अपने अंदर जो भी इन्फेक्शन है चिपका लेती है और उसके बाद उसके ऊपर बहुत सारे रेड ब्लड सेल्स की, आरबीसी की वहाँ पे नेटवर्क होता है, जाल होता है। अक्सर आप देखिए कि चोट लग जाने के बाद खून आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पूरा इसका नेटवर्क है, जाल है। किस चीज़ का? आरबीसी का। तो वहाँ उसका काम क्या होता है कि जैसे आपने ऑक्सीजन लिया, ये बहुत यूनिक बात है, इसको समझिएगा, पॉइंट की बात है कि ठंडी के दिन में आप अक्सर देखिए कि आप जब बाहर की ठंड, कितनी ठंड हवा आती है, जब आप हवा को ठंड लेते हैं तो उसका टेम्परेचर उस समय वायु का कितना रहता है? लगभग 2%, 4%, 5%। तो वो क्या होगा, उतने टेम्परेचर पे हमारी शरीर उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकती है, कभी ले ही नहीं सकती है। इसलिए हमारे नाक के माध्यम से जब जाता है तो वहाँ पे उस टेम्परेचर को बैलेंस कर देता है। अगर वो 2 टेम्परेचर का है, नहीं कि 2 डिग्री सेंटीग्रेड का है, तो उसको अगर आपके शरीर को 37 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए, क्योंकि मनुष्य का जो शरीर का तापमान है वो सामान्य 37 डिग्री सेंटीग्रेड माना जाता है, तो 98.6 है ना फ़ारेनहाइट में। तो उसी लेवल पे वो हमारी जो सेल्स होती हैं, जो हमारे आरबीसी का नेटवर्क होता है, जाल होती है, वो उसको कन्वर्ट कर देती है एक नेचुरल टेम्परेचर में। और अगर आपने गर्म हवा लिया तो क्या होता है, उसको वो ठंडा करती है। जैसे अगर आपने मान लीजिए कि ज़्यादा गर्म मौसम है, 45 डिग्री 48 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर का है, तो क्या होगा, उसको भी शरीर ठंडा करती है। यानी आप इसको समझिए कि एयर कंडीशनर होता है हमारे नाक के अंदर, एयर कंडीशनर होता है जो कि हमारे नाक को, जो हमारे ऑक्सीजन को वो एक निश्चित टेम्परेचर पे, जो बॉडी का टेम्परेचर है उस टेम्परेचर या उस एटमॉस्फेयर के हिसाब से ही वो हमारे अंदर जाने देता है। तो यहाँ तक समझ में आ गया साथियों। अब अपन आगे बात करते हैं कि जो श्वसन प्रणाली होती है, जैसा कि अपन ने बताया कि एक ओरोफेरेंक्स और एक ओरो और नोजो। अब इसमें क्या है कि हम नाक से भी सांस ले सकते हैं और मुख से भी आप ले सकते हैं। अब इन दोनों की जगह, क्योंकि मुंह से भी सांस लेंगे, नाक से भी ले रहे हैं, तो वो दोनों एक जगह पे खुलते हैं। यानी वो कहाँ पे मिलते हैं? उस जगह को अपन क्या बोलते हैं साथियों? लायरेक्स, यानी कि जिसको अपन कंठ बोलते हैं, कंठ। अब वहां पे ये दोनों मिलते हैं। कंठ से एक आपके पेट के लिए नलिका चली जाती है जिससे खाना जाता है, और एक आपके ट्रैकिया के लिए चली जाती है जहां से हवा जाता है। ये दोनों एक जगह पे खुलते हैं। वहां पे एक ढक्कन होता है साथियों जिसको एपिग्लोटिस बोलते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जब हम पानी पीते हैं और खाना खाते हैं तो ट्रैकिया को जाम कर देती है। ट्रैकिया यानी श्वसन नली को, क्योंकि यहाँ से और यहाँ से अपन ने जो भी सांस लेते हैं वो एक जगह पे मिलती है, और वहाँ से मुख वाली जो द्वार है वो कहाँ चली जाती है? पेट के लिए, और जो नाक वाली है वो ट्रैकिया यानी कि सांस नली में चली जाती है। वहाँ से इनका दोनों का पार्टीशन हो जाता है। तो जब हम खाना खाते हैं तो वो कार्टिलेज की बनी एपिग्लोटिस नेचुरल है। कितना अच्छा ये प्रकृति की संरचना है नेचर की, कि ऑटोमेटिक वो बंद हो जाता है। क्या बंद हो जाता है? आपके सांस लेने वाला जो रास्ता है, ट्रकिया का गेट बंद हो जाएगा ऑटोमेटिक। जब हम ये देखिए अपन ऐसा किया, उस दौरान आप ना तो सांस छोड़ सकते हैं ना तो ले सकते हैं। जब आप किसी चीज को अंदर निगलते हैं तो उस दौरान ना तो हम सांस को छोड़ सकते हैं ना तो हम सांस को ले सकते हैं। हम तुरंत उतने देर, लगभग 2-3 सेकंड की, 1 सेकंड की बात होती होगी, तो लगभग उतने समय के लिए होल्ड हो जाता है, यानी वो गेट बंद हो जाता है। जैसे अपन ने ऐसे किए तो मसल्स की प्रक्रिया जनरेट होती है और वो उसको, उसके गेट को, ट्रैकिया को लॉक कर देती है। तभी भोजन हमारा नीचे, भोजन और पानी नीचे चला जाता है। अब यहाँ पे समझिए, कई बार अक्सर देखे होंगे कि कई बार ट्रैकिया में कुछ अन्न के कण या कुछ पानी, जैसे आपने अचानक आप पानी पी रहे हो, सांस भी धोखे से कई बार शरीर है हो जाती है, तो आपके नाक में पानी आ जाता है, तो उसमें क्या होता है कि ट्रैकिया में वो चला जाता है और पूरी शरीर लगता है जान निकल जाएगी, बिल्कुल हमारी सांस रुक गई। तो कई बार ऐसा सबके साथ, आपके साथ, हमारे साथ भी घटित
होता है वो जब धोखे से उसमें पानी चला जाता है और ढक्कन लॉक नहीं हो पाती है, जो ग्लोटिस है वो कम्प्लीटली क्लोज नहीं हो पाती, उस कंडीशन में ऐसा हो जाता है। चलिए अब यहाँ तक अपन बात कर लेते हैं। अब अपन टोटल बात करेंगे ट्रेकिया के नीचे, यानी कि जो श्वास नली है वहाँ से अपन शुरू करेंगे। जो ट्रेकिया होता है साथियों, वो क्या होता है, वो सी आकार की एक रिंग होती है, एक नली होती है जिसमें टाइट एक सी आकार की रिंग रहती है, जिससे वो कभी भी जो पाइप होती है, जो वे होती है उसका, वो चिपके ना, इसलिए उसमें एक रिंग होती है। जैसे आप देखते हैं कि एक ट्यूब वाले पाइप होते हैं और एक कंप्लीटली ठोस होता है, तो उस टाइप से उसमें सी आकार की रिंग लगी रहती हैं जो कि कवर करती हैं, जिससे कि हमेशा ट्रेकिया ओपन रहे, खुली रहे, वो कभी लॉक ना हो। तो आप इसको देख सकते हैं, जो साइंस के स्टूडेंट है देख सकते हैं, और खासकर कहीं भी किसी भी एनिमल्स में आप ये चीज़ें देख सकते हैं। तो जैसा उनका जब नहीं कह पा रहा हूँ अपन उसको, कि आप उसको समझ सकते हैं, आप देख सकते हैं। खासकर जो लोग नॉनवेज खाते हैं, जब वो जैसे मटन को देखिए, जब मटन को कट करते हैं उस दौरान आप वहाँ से भी लंग्स का पूरा फंक्शन आप देख सकते हैं। ठीक है, तो जो लोग साइंस वाले हैं, बाकी अपन उस टॉपिक को अपन अलग करते हैं। तो अपन बात कर रहे हैं साथियों कि अब ट्रेकिया, तो उसमें एक पाइप होता है, जैसा कि आप समझ रहे हैं, पाइप आकार की संरचना होती है, सॉरी पाइप नहीं होता, पाइप आकार की संरचना होती है, जिसमें अक्सर आप देखे होंगे कि जब पेड़ की टहनी आप तोड़ते हैं और उसको उल्टा कर देते हैं, तो इस तरीके से, जैसे मान लीजिए कि ये को, इसको ऐसे समझ लीजिए, ये दो पार्ट में हो गया, ये दो पार्ट में हो गया, ये ट्रेकिया हो गई और ये एक लेफ्ट और एक राइट। अब इसको ऐसा समझ लीजिए साथियों कि एक लेफ्ट और एक राइट आपके लंग्स में वो चली जाती हैं, और जहाँ से ट्रेकिया का पार्टीशन होता है उसको अपन प्राइमरी ब्रोंकाइटिस बोलते हैं, ब्रांच बोलते हैं, यानी प्राइमरी जो ब्रोंकाइटिस होती है। तो वहाँ पे क्या होता है कि दोनों बट जाते हैं, और बटने के बाद एक लेफ्ट में और एक राइट लंग्स में चली जाती हैं। और आपको जानकारी दे दें कि राइट साइड का जो लंग्स होता है उसमें 3 लोब्स पाए जाते हैं और लेफ्ट साइड में सिर्फ 2 लोब्स पाए जाते हैं, यानी कि जो राइट अपना लंग्स है वो बड़ा होता है और जो लेफ्ट लंग्स है वो थोड़ा सा छोटा होता है ना। अब उसका कारण भी आप समझ सकते हैं कि उसे कोई विशेष कारण नहीं है, वो नेचुरली है, लेकिन हम ऐसा मानते हैं कि लगभग हार्ट आपके लेफ्ट साइड में ज़्यादा अटैच रहता है, उसका भी कारण हो सकता है। तो ये भी, जैसे आप किडनी भी जो राइट साइड की है वो थोड़ा सा छोटी होती है, लेफ्ट साइड की बड़ी होती है, क्यों? क्योंकि राइट साइड में आपका लीवर भी होता है, तो ऐसा कारण हो सकता है। लेकिन चलिए, नेचर की संरचना है, जो भी है वो सबके साथ है। अब अपन आगे बात करते हैं कि जब वहाँ से हम सांस को लेते हैं तो ये कहाँ जाता है, ये जाता है हमारे लंग्स में, फेफड़े में। और अब थोड़ा सा फेफड़े में ऑक्सीजन के बारे में बता दें, यहाँ पे 2300 मिलीलीटर हवा हमेशा भरी रहती है। लगभग मनुष्य एक बार में 500 मिलीलीटर हवा को लेता है और उतना ही छोड़ पाता है। अब इसको अभ्यास अगर कोई आदमी करता है, जो एक्सरसाइज करते हैं, जो योगा करते हैं, वो लगभग 3500 लीटर वायु को ले सकते हैं, और एक बार में लगभग 4600 मिलीलीटर वायु को बाहर कर सकते हैं। फिर भी हमारे लंग्स में 1200 मिलीलीटर वायु हमेशा भरी रहती है साथियों। एक हेल्दी पर्सन लगभग 15 से 20 बार पर मिनट वो ऑक्सीजन को लेता और छोड़ता है, यानी हवा को लेता और छोड़ता है, उसका रिस्पिरेशन की ये प्रक्रिया होती है साथियों। अब अपन आगे बात कर लेते हैं कि फिर लंग्स में नीचे तरफ जब हवा जाती है तो वहाँ पे फुफ्फुस धमनियाँ, बहुत सारी फुफ्फुस धमनियाँ होती हैं, करीब 3 करोड़ के आसपास फुफ्फुस धमनियाँ होती हैं, बहुत छोटे छोटे में। और वहीं पे हमारी पूरी तरीके से ऐसा कहा जाए, जो ब्लड सेल्स होती हैं उनका पूरी तरीके से बहुत बड़ा नेटवर्क वहाँ भी होता है। वो क्या होता है कि हमारे लंग्स में एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि अब यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जो राइट साइड का लंग्स होता है वहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ज़्यादा, ऐसा कहा जाए कि मतलब ब्लड आता है, रहता है। लेफ्ट मतलब जो लेफ्ट साइड है यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड की भरपूर मात्रा होती है, यानी किधर रहता है। और जो राइट साइड है यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मात्रा बहुत ज़्यादा रहती है। हमारे लंग्स में ये क्या होता है कि हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन मिल जाता है, उसको अपन Hb+ ऑक्सीजन बोलते हैं, हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन
यानी कि ऑक्सीजन हमारे हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाता है। और वैसे भी आप जान लीजिए कि जो हीमोग्लोबिन का कार्य है वो क्या होता है, शरीर के विभिन्न भागों तक ऑक्सीजन का सप्लाई करना। जो हीमोग्लोबिन का परसेंटेज होता है 12 से 13 से 14-15% तक नॉर्मल माना जाता है। इसका यही कार्य होता है कि प्रॉपर हमारे शरीर के संपूर्ण भाग तक लंग्स से ऑक्सीजन को पहुंचाना। तो ये लंग्स से ऑक्सीजन को संपूर्ण शरीर तक पहुंचाने का कार्य करता है। और डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है, जिसमें से कि यूज होने के बाद जब कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन अपन करते हैं तो उसी के माध्यम से पुनः हमारे लंग्स में आता है और उसको निकलता है। ये प्रक्रिया चलती रहती है साथियों। अब अपन आगे बात करते हैं कि ये ऑक्सीजन लंग्स से होते हुए अब कहाँ चली जाती है, हमारे पूरे ब्लड स्ट्रीम में चली जाती है। और वहाँ इसका 2 प्रकार से प्रक्रिया संपन्न होगी। एक होगी एरोबिक, एक होगी एनाएरोबिक। तो हम एनाएरोबिक के ऊपर सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं साथियों। ये जो प्रक्रिया है इसमें C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज किसमें टूटेगा, ये पायरुविक एसिड के रूप में टूटता है। और फिर भी पायरुविक एसिड का जब प्रक्रिया संपन्न होती है, मेटाबॉलिक प्रक्रिया संपन्न होती है, तो यहाँ पे 2 ATP मॉलिक्यूल बच जाता है साथियों। अब अपन यहाँ पे ATP क्या है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP के रूप में जो हमारा ऊर्जा है, जो एनर्जी है, वो स्टोर होती है। दूसरा चीज एक ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, जिसको अपन कह सकते हैं C6H12O6 प्लस CO2 प्लस H2O। यानी कि इसमें से क्या होता है कि जल और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों मुक्त होते हैं। और इस प्रक्रिया में लगभग 36 ATP जो एनर्जी होती है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो बचते हैं। और इसी को अपन क्रेब्स साइकिल भी कहते हैं। ये बायोकेमिस्ट्री में बहुत अच्छे समझाया गया है। बायोकेमिस्ट्री में आप क्रेब्स साइकिल देख सकते हैं, वहां से समझ में आ जाएगा। इसको ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोलाइसिस, ये सब आपको वहां पे मिल जाएगा। पायरुविक एसिड, ये सब कुछ बायोकेमिस्ट्री में अवेलेबल है। जो लोग डीप में और पढ़ना चाहते हैं उसको भी देख सकते हैं। तो साथियों ये प्रक्रिया शुरू होती है और इसी प्रक्रिया को अपन श्वसन कहते हैं। और ऑक्सीजन के बिना हम नहीं रह सकते। ऑक्सीजन हम लेते हैं और हम कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में छोड़ते हैं, जिसमें और भी गैसेस शामिल रहती हैं, जैसा कि अपने ऊपर बताया। चलिए वीडियो लंबा हो रहा है साथियों, अब अपन पॉइंट टू पॉइंट बात कर देते हैं कि इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है साथियों कि आज श्वसन संबंधी जो समस्याएं हैं वो बहुत तेजी के साथ लोगों में देखने को मिली हैं। बहुत तेजी के साथ लोगों की समस्याएं बढ़ी हैं। तो इसमें अपन बात करते हैं कि जो श्वसन संबंधी समस्याएं हैं, जैसे अस्थमा हो गया, आपका क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो गया, एलर्जिक साइनोसाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस, लंग्स कैंसर के साथ साथ निमोनिया, ये बहुत सारी बीमारी हैं कि जो कि हमारे श्वसन तंत्र को के संबंधित जो बीमारियां हैं वो हैं। अब ये बीमारियों के कारण क्या है, देखिए इनके कारण कोई फिक्स नहीं है, लेकिन जो मेन कारण है, जो ज़्यादातर केसेस दिन में देखने को मिला है, कुछ तो जेनेटिकली हो जाती है साथियों, कुछ हमारा एयर पोल्यूशन की वजह से हो जाता है, कुछ आप अक्सर लोगों को ऐसी जगह पे देखें जहाँ पे काफ़ी धूल होता है, बड़े बड़े कारखाने होते हैं, सीमेंट की फैक्ट्रीज होती हैं, बड़े बड़े माइंस होते हैं, ऐसे जगह के जो वर्कर्स होते हैं, जो मजदूर वर्ग होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा लंग्स डिसीजेस से ग्रसित हो जाते हैं। कुछ साथियों लोगों को एलर्जी हो जाती है, इम्यून सिस्टम प्रॉपर ना काम करने की वजह से लोगों को एलर्जिक साइनोसाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस, ये समस्या भी आपको देखने को मिलती है। तो ये तो कारण हो गए साथियों कि इस तरीके से बीमारी होती है और लास्ट में लोगों को लंग्स कैंसर भी देखने को मिला है साथियों, और लोगों को हो जाता है। अब अपन बात करते हैं साथियों कि इससे बेहतरीन, मतलब हम इससे बच कैसे सकते हैं, और उसके साथ साथ अगर किसी को हो भी गया है तो हम उसको कैसे कौन से अच्छे मेडिसिन और प्रोडक्ट्स देकर को ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपना बचाव के तरीके बताएंगे साथियों, जो नेचुरल तरीके से हम बच सकते हैं। साथियों हम ऐसी जगह पे लगभग ऐसा प्रयास करें कि जो पोल्यूटेड एरिया है, जहाँ पे एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, ऐसे जगहों से कहीं ना कहीं अवॉइड तो करना ही पड़ेगा। बाकी अपन बच कैसे सकते हैं, जो पूरा पर्यावरण ही दूषित है, लेकिन प्रयास ये करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसी जगह हैं जहाँ पे पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन की मात्रा बढ़ रही है, ऐसी जगहों से थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ेगा। दूसरा चीज़ साथियों, कुछ जैसे प्राणायाम है, योग है, उसको जरूर करिए, अनुलोम विलोम जरूर करिए, ऐसा एक्सरसाइज करिए, योग करिए जिससे कि प्रॉपर ऑक्सीजन अंदर जाए और हम उसको बाहर निकाल पाएं। जो लंग्स है अपना, उसका जो फुलाव और पचकाव की प्रक्रिया है वो बढ़ता रहे। इसके नीचे साथियों आपको पता है कि डायफ्राम भी होता है, हमारे लंग्स के नीचे भाग में होता है, और जैसे हम सांस लेते हैं तो ऊपर चढ़ता है। इसका कनेक्शन कहाँ से होता है, हमारे
ब्रेन से होता है, जो कि पूरी इस प्रक्रिया को हमारा जो मेडुला ऑब्लिगेंडा होता है वो कंट्रोल करता है। और इसका कनेक्शन आपके एक प्रकार का नर्वस सिस्टम का पार्ट है। जैसे अपन ने सांस लिया तो ये ऊपर चढ़ेगा और उसके बाद जैसे अपन ने छोड़ा तो नीचे डायलेट होगा। इस तरीके से ये ऐसे ऐसे ये इसकी प्रक्रिया चलती रहती है। जो लंग्स एक प्रकार का बाहरी मसल्स होता है, क्योंकि लंग्स के अंदर कोई भी मसल्स नहीं पाई जाती है। तो अपन आगे बात करेंगे साथियों कि ऐसी चीज कर सकते हैं। दूसरा चीज साथियों, ऐसा खान पान भी अपने को मेंटेन करना पड़ेगा जिसमें से कि ऑक्सीजन का लेवल अच्छा हो। ज़्यादा ऐसे भी भोजन को अवॉइड करना पड़ेगा जैसे तली भुनी हुई चीज़ें हैं, फैटी युक्त बहुत सारी चीज़ें हैं, और ऐसी चीज़ें जो कि गैस्ट्रिक बहुत ज़्यादा बनाती हैं, ऐसी भी चीज़ों को हमको अवॉइड करना पड़ेगा साथियों। दूसरा चीज़ साथियों, सबसे अच्छा इसका तरीका है कि हम लगभग इस तरीके से इसको हम ऑक्सीजन को लेंगे, यानी इनहेल करेंगे और फिर उसके बाद आउट करेंगे। तो लगभग इसका तरीका क्या है, 3 सेकंड में लें, 6 सेकंड रोकें और दूसरे नाक से 3 सेकंड में लगभग छोड़ दें। देखिएगा, इस प्रक्रिया को करीब सुबह शाम 2 टाइम करना चाहिए और ये हमेशा खाली पेट करना चाहिए। उससे क्या होता है, प्रॉपर ऑक्सीजन जाता रहता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो अनवांटेड गैसेस हैं, वो हमारे शरीर से बाहर निकलती रहती हैं और हम एक अच्छा सुचारू जीवन जीते हैं। और दूसरा चीज़ साथियों, पानी की प्रॉपर मात्रा अपन को लेते रहना चाहिए जिससे शरीर में हाइड्रेट भी रहे। और इसके साथ साथ साथियों, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो खान पान की चीज़ें हैं जिसमें से विटामिन और मिनरल्स की भरपूर मात्रा अवेलेबल हो, उन चीज़ों को भी अपन को लेते रहना चाहिए साथियों। खासकर जैसे क्लोरोफिल है, आपका नारियल का पानी है, विटामिन सी युक्त चीज़ें हैं। खासकर इस प्रक्रिया में जो श्वसन की प्रक्रिया है, इसमें विटामिन सी बहुत महत्वपूर्ण होती है साथियों। तो उसको प्रतिदिन लेते रहना चाहिए, क्योंकि जो विटामिन सी है वो हमारे शरीर में कभी भी ऐसा कहा जाए, जो म्यूकस जम जाता है, जो सांस लेने में तकलीफ करती है, उसको वो निकाल देता है, उसको वो डिजॉल्व कर देता है। अक्सर आप देखिए कि जब आप नींबू खा लेते हैं, नींबू में विटामिन सी बहुत ज़्यादा होती है, उस प्रक्रिया में क्या होता है कि आप छींकते हैं, नाक बहती है, ये कई चीज़ें हैं। अब इसके साथ साथ साथियों, आपको एक बहुत बड़ी यूनिक जानकारी हम दे दें कि जो हमारे नाक होते हैं वो दोनों नाक कभी भी बराबर नहीं चल सकते। देखिएगा, ये थोड़ा सा जाम चल रहा है, ये ज़्यादा खुला है, कभी भी एक बराबर नहीं चल सकता। इसकी एक नेचुरल प्रक्रिया होती है। अगर बराबर चल गया तो पूरा सिस्टम बेकार हो सकता है, इंसान की मृत्यु तक हो सकती है, ऐसा कहा जाता है। इसलिए कभी भी दोनों नाक बराबर नहीं चल सकते, किसी के नहीं चलते। अब अपन बात करते हैं कि इसमें अगर किसी कोई समस्याएं हो गई हैं, कोई भी लंग संबंधी समस्याएं, श्वसन तंत्र संबंधी समस्याएं हो गई हैं, तो उसके लिए बहुत ही बेहतर अपने पास 2-3 प्रोडक्ट्स आते हैं, आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं। सबसे पहले साथियों, श्वसन के लिए ये आपका ग्रेप सीड है, अंगूर का बीज का सत्व है। ये हाई एंटीऑक्सीडेंट होता है, अनवांटेड चीज़ों को हमारे किस श्वसन प्रक्रिया में नहीं रुकने देता, हमारे ब्रेन के ऊपर, नर्वस सिस्टम के ऊपर बहुत ही बेहतरीन काम करने वाला ये प्रोडक्ट है। ये अंगूर के बीज का सत्व है, ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट। ये VM वेलनेस इंटरनेशनल का बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है साथियों। इसके साथ साथ इसमें एक एंजाइम आता है जो मोरांजी सिट्रीफोलिया का एंजाइम है, नोनी एंजाइम कॉमन नेम है। इसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो कि श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, नर्वस सिस्टम के ऊपर और सेल्स के ऊपर बहुत ही अच्छा ये कार्य करता है साथियों। इसको अपन ले सकते हैं, इसको खाना खाने के बाद 1-1 गोली, और इसको हम 5-5 ड्रॉप 2 टाइम या 3 टाइम भी ले सकते हैं। उसके साथ साथ साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम वाटर इलेक्ट्रोथेरेपी के माध्यम से बहुत सारी औषधियाँ तैयार हम लोग करते हैं। जैसे ये आपका C4 के नाम से कॉम्बिनेशन है, इसको अपन 30-30 बूंद सुबह, दोपहर, शाम खाली पेट लेते हैं, और इसको 15-15 और इसको 3-3 बूंद अपन सुबह, दोपहर, शाम लेते हैं साथियों। तो कैसी भी लंग संबंधी समस्या हो, यहाँ तक कि कैंसर तक, हमारे पुराने वीडियो में आप देख सकते हैं कि कई ऐसे रोगी हैं जो कि लंग्स कैंसर में भी उनको बहुत अच्छा आराम मिला है और वो स्वस्थ हैं। तो ऐसे अपने प्रोडक्ट हैं साथियों, इनको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो साथियों, बस आज इतना ही, वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, तो आप इतने धैर्यपूर्वक सुन रहे हैं या सुनेंगे, आप सभी साथियों को धन्यवाद मैं देना चाहता हूं। साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है, तो लोगों तक जरूर पहुंचाइए। साथियों, जैसे जैसे सिस्टम बढ़ता चला जाएगा तो मैं डायग्राम के साथ धीरे धीरे वीडियो बनाना शुरू करूंगा।
अभी स्टार्टिंग दौर है, इसलिए अपन डायग्राम के साथ बहुत कुछ चीज़ें नहीं दिखा पा रहे हैं, क्योंकि उसके लिए हमको स्टाफ की भी जरूरत पड़ेगी, उसको हम स्टाफ को भी रखेंगे, तो हर चीज़ का हम डायग्राम के साथ दिखाएंगे तो आपको समझने के लिए बहुत अच्छा होगा। साथियों, हमारा जो वीडियो बनाने का तात्पर्य यही होता है कि सब कोई अपने शरीर को जाने, एनाटॉमी फिजियोलॉजी को, लगभग बेसिक एनाटॉमी फिजियोलॉजी हर इंसान को जानना ही चाहिए, क्योंकि आज सबसे बड़ा जो समस्या है वो हमारे शरीर को ही लेके है। आज इंसान के पास सब कुछ है लेकिन स्वास्थ्य नहीं है, तो हम अपने स्वास्थ्य को जानें, हम नेचुरल तरीके से ठीक रहें। हमारा उद्देश्य है कि लोग नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक तरीके से स्वस्थ रहें और गंभीर से गंभीर बीमारी को वो प्राकृतिक तरीके से ठीक करें। थैंक यू साथियों, बस आज इतना ही।